मैं अमदास पलांगे सीधी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई जिसका नाम है रासायनिक साम्य। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है कुछ टॉपिक क्लियर किए थे जिसमें लीस अतुल्य सिद्धांत आपका मुख्य है, जहां से आपको क्वेश्चन कर सकता है। चलिए उसी का आगे हम लोग जो है चर्चा करते हैं और वो है हमारा लीस अतुल्य सिद्धांत के अनुप्रयोग। ठीक है, ये देखना है, ये भी आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो लीस अतुल्य सिद्धांत का अगर अनुप्रयोग की बात करें तो ये चाहे भौतिक साम्य हो, है ना, भौतिक अभिक्रिया हो, है ना, या रासायनिक अभिक्रिया हो, दोनों के लिए क्या होता है हमारा लागू होता है। तो ये भौतिक अभिक्रिया और जो क्या होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, है ना, दोनों में इसको क्या किया जाता है, लागू किया जा सकता है। तो हमारा जो भी लीस अतुल्य सिद्धांत होता है वो भौतिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया दोनों में क्या होता है, इसको लागू किया जा सकता है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारा अनुप्रयोग दिया गया है, उन अनुप्रयोगों को हमको क्या करना है, वन बाय वन करके पढ़ना है। तो पहला ही यहाँ भौतिक जो हमारे क्या होते हैं साम्य होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे। भौतिक जो अभिक्रियाएँ हैं या भौतिक जो साम्य हैं उनमें हम लोग क्या करेंगे, पहला अनुप्रयोग देखेंगे। इसमें पहला अनुप्रयोग दिया है, वो दिया है ठोसों की विलयता पर ताप का प्रभाव। ठोसों की विलयता पर ताप का क्या दिया है, प्रभाव दिया गया है। यदि हम क्या करते हैं, ठोस लेते हैं और उस ठोस को अगर हम जल में क्या करते हैं, घोलते हैं, तो उस स्थिति में अगर ये जो है हमारा, अगर हम ठोस लिए और ठोस को अगर जल में घोलते हैं और इस दौरान यदि क्या होता है आपका ऊष्मा शोषण होता है, ऊष्मा शोषण होता है, मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया अगर है, तो उस स्थिति में ठोस का जल में क्या होगा, विलयता बढ़ेगा। ठीक है, ठोस का जल में विलयता क्या होगा, बढ़ेगा। ठोस का जल में विलयता क्या होगा, बढ़ेगा, विलयता बढ़ेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि हम क्या लेते हैं, ठोस पदार्थ लिए और ठोस पदार्थों को अगर हम क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं, तो जैसे ही ठोस पदार्थ को जल में घोलते हैं और उस दौरान क्या होता है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, ऊष्मा शोषण होता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर ठोस का जल में विलयता क्या होगा आपका, बढ़ते जाएगा। ताप बढ़ाने पर ठोस का द्रव में विलयता क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ठोसों की विलयता पर ताप का प्रभाव। तो यदि ठोस को अगर आप क्या करते हैं, जल में घोलते हैं और उस दौरान अगर क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, अगर शोषण होता है, ऊष्मा लिया जाता है, तो उस स्थिति में ताप बढ़ाने पर ठोस का जल में विलयता क्या होगा आपका, बढ़ेगा। लेकिन इसका जस्ट अगर हम अपोजिट बात करें, यदि हम क्या करते हैं, ठोस को क्या करते हैं, द्रव में घोलते हैं या जल में घोलते हैं, यदि हम ठोस पदार्थों को किस में घोलते हैं, जल में घोलते हैं, और इसके दौरान क्या होता है हमारा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। ऊष्मा क्षेपी मतलब क्या होता है हमारा, ऊष्मा उत्सर्जित होता है, तो उस स्थिति में ताप बढ़ाने पर जो है ठोस का जल में विलयता क्या होता है, कम होता है। ताप बढ़ाने पर ठोस का जल में या द्रव में विलयता क्या होता है हमारा, कम होता है, विलयता कम होता है। आप इसको अपने भाषा में लिखते जाएंगे भाई। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि हम ठोस को जल में क्या करते हैं, घोलते हैं और एक विलयन तैयार करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, विलयन तैयार करते हैं, और उस दौरान क्या होता है, ऊर्जा का अगर क्या होता है आपका शोषण होता है, तो फिर ताप बढ़ाने पर क्या होता है आपका, ठोस का द्रव में जो विलयता है वो बढ़ता है। और यदि हम बात करते हैं ठोस और द्रव को जो है जैसे हम क्या करते हैं, मिलाते हैं और विलयन बनाते हैं, तो उस स्थिति में अगर क्या होता है आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है, तो उस स्थिति में ताप बढ़ाने पर ठोस का द्रव में विलयता क्या होता है आपका, कम होता है। किसके अनुसार, लीस अतुल्य सिद्धांत के अनुसार, लीस अतुल्य सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो आप लीस अतुल्य सिद्धांत के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि ठोस पदार्थों को जल में घोलते हैं और जल में घोलने के पश्चात विलयन बनाते हैं और उस दौरान क्या होता है, यदि ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर ठोस का द्रव में क्या होता है, विलयता बढ़ता है। और यदि ठोस को द्रव में मिला करके जब विलयन बनाते हैं और उस स्थिति में अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, तो ताप बढ़ाने पर ठोस का द्रव में विलयता क्या होता है आपका, कम होता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो पहला अनुप्रयोग है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। मेरे ख्याल से जो है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा दिया है आपका ठोसों की गलनांक पर दाब का प्रभाव।
ठोसों की गलनांक पर दाब का प्रभाव। वैसे आप जानते हैं यदि हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, वैसे बर्फ़ को ही लेते हैं, तो उस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित रहता है और एक टेम्परेचर होता है हमारा 1 डिग्री सेल्सियस और 1 atm अगर कर दें तो 1 atm पर और 0 डिग्री ताप पर हमारा क्या होता है, जो ठोस होता है और जो द्रव होता है, दोनों क्या होता है आपका साम्यावस्था में क्या होता है, पाया जाता है। और उस स्थिति में यदि क्या किया जाता है, हमारा ठोस पर क्या किया जाता है, अगर दाब लगाया जाता है, ठोस पर क्या किया जाता है, दाब लगाया जाता है, तो ठोस पर दाब लगाने से क्या हो जाता है, उसका कुछ मात्रा क्या हो जाता है, द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब इसका हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ठोस के गलनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है। मतलब ठोस पर हम क्या करते हैं, अगर हम दाब लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, उसका गलनांक क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ठोस, है ना, पर दाब लगाने से गलनांक क्या होता है, आपका कम होता है। दाब लगाने से गलनांक कम होता है, गलनांक कम होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, यदि हम बर्फ़ पर हम दाब लगाते हैं तो कुछ मात्रा क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है। तो आप जब दाब लगा रहे हैं तो ठोस क्या हो रहा है, हमारा गल रहा है। तो दाब लगाने से क्या होता है, हमारा ठोस का जो गलनांक है वो कम होता है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो कि आपका क्या करने पर, गर्म करने पर उसका आयतन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो उस स्थिति में फिर आपका दाब लगाने पर ठोस का आयतन क्या हो जाता है, ठोस का जो गलनांक है वो बढ़ता है। लेकिन इस स्थिति में देखेंगे तो ठोस पर अगर हम दाब लगाते हैं तो गलनांक में क्या आता है, कमी आता है। तो इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो ठोस के गलनांक पर दाब का प्रभाव की बात करें तो हम जानते हैं कि ठोस और द्रव 0 डिग्री ताप पर एक दूसरे में क्या होते हैं, साम्यावस्था में पाया जाता है। और उस स्थिति में यदि हम क्या करते हैं, ठोस पर क्या करते हैं, दाब लगाते हैं तो कुछ मात्रा क्या हो जाता है, ठोस का द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसके आधार पर बोल सकते हैं कि ठोस पर जो है दाब का प्रभाव पड़ता है और दाब लगाने पर उसका गलनांक क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। ये हम ये दूसरा पॉइंट में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये इसमें इतना ही है और ज़्यादा नहीं है भाई। आगे करते हैं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक क्या होता है भाई, तो क्वथनांक वह ताप होता है जिसमें जो भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या होता है, हमारा बराबर हो जाता है। तो क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर कोई भी हमारा क्या होता है, हमारा जो द्रव पदार्थ होता है उसका वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। तभी जाकर के कोई द्रव क्या करता है, आपका उबलता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम मीनिंग देखें क्वथनांक का, तो क्वथनांक मतलब होता है उबलना। क्या होता है हमारा, उबलना। और कोई भी द्रव तब उबलता है जब उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि क्वथनांक वह ताप है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर होता है। वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है और उस ताप पर द्रव उबलने लगता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर जो द्रव पदार्थ होता है उसका जो क्या होता है, हमारा जो वाष्प दाब होता है वह वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। और जब भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है तो उस ताप पर ही क्या होता है, द्रव क्या करता है, आपका उबलता है। तो क्वथनांक पर दाब का अगर हम प्रभाव की बात करें तो अगर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, दाब अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो उस स्थिति में उसका आयतन क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। मतलब उसका जो हमारा बोल सकते हैं क्वथनांक जो है आपका इस प्रकार से दाब पर देखेंगे तो क्वथनांक आपका क्या हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब क्या होता है, आपका उबलना होता है। क्या होता है, हमारा उबलना होता है। आप जितना आप क्या करेंगे, आप प्रेशराइज करेंगे,
है ना। तो प्रेशराइज करेंगे तो हाँ वो क्या हो जाता है, गैस में क्या हो जाता है आपको परिवर्तित हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि दाब लगाने पर जो हमारा क्या होता है क्वथनांक बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। क्वथनांक क्या होता है आपका, बढ़ता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हमारा एक पॉइंट और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है भाई। तो फिलहाल जो क्वथनांक होता है उसमें अगर हम प्रेशराइज करें, दाब लगाएं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। यहाँ पर जल के वाष्पीकरण पर ताप एवं दाब का प्रभाव दिया है। जल के वाष्पीकरण पर ताप और दाब के प्रभाव। वैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हमारा कोई द्रव है और द्रव को अगर हम क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, तो गर्म करने से क्या हो जाता है हमारा, ये वाष्प में क्या हो जाता है आपका, परिवर्तित हो जाता है। तो जल के वाष्पीकरण पर ताप का प्रभाव पड़ता है भाई। जैसे जैसे आप क्या करते जाते हैं, ताप बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे द्रव क्या हो जाते जाता है आपका, वाष्प में क्या होते जाता है, परिवर्तित होते जाता है। वाष्प में क्या होते जाता है, परिवर्तित होते जाता है। तो पहला स्थिति में बोल सकते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या होता है, जल का जो क्या होता है वाष्प होता है, उसको वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण मतलब होता है जल को वाष्प में बदलना। तो जैसे जैसे आप क्या करते जाते हैं, जल को क्या करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, वैसे वैसे उसका वाष्पीकरण क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर जल का वाष्पीकरण क्या होता है हमारा, बढ़ता है। जल का वाष्पीकरण क्या होता है हमारा, बढ़ता है। लेकिन वो जो हमारा वाष्प बना है, अगर उसमें हम दाब लगा दें, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, जो है फिर से वो क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हम ये बोलें कि जो वाष्प बन रहा है, उस वाष्प में अगर हम क्या करें, दाब लगा दें, तो फिर से वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दाब लगाए, देखो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जल का वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ताप बढ़ाएं, है ना, दाब बढ़ाने पर जल का वाष्पीकरण कम होता है। वाष्पीकरण क्या होता है हमारा, कम होता है। क्यों नहीं होगा भाई कम, जाहिर सी बात है, यहाँ पर इतना सारा क्या है, जल वाष्प है, और इसको अगर आप क्या करते हैं, दाब लगाते हैं, तो उनके कण क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, और कण पास आ जाने की वजह से फिर से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दाब बढ़ाएंगे तो जल का वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। जैसे ऊपर में हम लोग देख रहे थे, दाब जैसे बढ़ाते थे तो द्रव किस में परिवर्तित हो रहा है हमारा, गैस में हम लोग बोल सकते हैं परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जस्ट क्या है आपका, उल्टा है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वथनांक पर दाब का प्रभाव पड़ता है। दाब बढ़ाने से आपका जो भी आपका क्या होता है, आपका क्वथनांक भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट दिया गया है जिसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये हो गया हमारा अनुप्रयोग, किसके आधार पर, भौतिक साम्य के आधार पर। अब हम देखते हैं रासायनिक साम्य के आधार पर। रासायनिक साम्य के आधार पर इसका अनुप्रयोग देखेंगे, क्या क्या अनुप्रयोग है। तो यहाँ पर दिया है आपका अमोनिया निर्माण के हैबर विधि। यहाँ पर जो है NH नहीं है, ये NH3 है। तो यहाँ पर NH3 जो होता है ये अमोनिया होता है, और अमोनिया निर्माण की जो हैबर विधि है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अमोनिया निर्माण के हैबर विधि, इस विधि द्वारा है ना, हम क्या करते हैं, N2 और जो H2 होता है उनके संयोग से क्या प्राप्त करते हैं, अमोनिया प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, N2 का 1 मोल और हाइड्रोजन का हम लोग 3 मोल लेते हैं, और उसके बाद जब हम इसको क्या करते हैं, भट्ठी में क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अमोनिया। ये क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन। ये क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन। तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया। ये दोनों क्या होता है, उत्प्रेरक रहता है इसमें, Fe2O3, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, Fe2O3। मोलिब्डेनम भी होता है साथ में हमारा कुछ टेम्परेचर 450 से लगभग 500 डिग्री ताप होता है, और कुछ वायुमंडलीय दाब होता है ना। यहाँ पर 200 से बोल सकते हैं, 200 वायुमंडलीय दाब होता है। तो जब जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो है आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री ताप पर और 200 वायुमंडलीय दाब पर जब हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से आपको अमोनिया प्राप्त होता है, और कुछ ऊर्जा यहाँ से क्या होता है आपका
मुक्त होता है, अर्थात यह कौन सा अभिक्रिया को शो करता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस अभिक्रिया में ली सतुल्य जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार यहाँ पर परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव क्या पड़ता है, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक है उसका क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसको हम लोग जो है ली सतुल्य सिद्धांत के अनुसार देखने वाले हैं। तो फिलहाल तो ये हमारा जो अब बनाए हैं वो हैबर विधि है। हैबर विधि के द्वारा अमोनिया बनाया जाता है, और अमोनिया किससे बनता है, हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आपस में क्या कर दिया जाता है, आपका इतने ताप, दाब और उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है तो अमोनिया बनता है। और इस अमोनिया के बनने पर बहुत सारा ऊष्मा मुक्त होता है, मतलब ये जो प्रक्रम है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के अंतर्गत आता है, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। और इस प्रक्रम पर अमोनिया बनने की जो प्रक्रम होता है उस पर जो ली सतुल्य सिद्धांत का जो प्रभाव है या ली सतुल्य का जो नियम है वो किस प्रकार से क्या होता है हमारा यहाँ पर लागू होता है, वो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ली सतुल्य सिद्धांत के अनुसार है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ली सतुल्य सिद्धांत के अनुसार। तो ली सतुल्य सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट हम जो शुरू में पढ़े थे उसको हमको देखना है। तो ली सतुल्य सिद्धांत के अनुसार जो है आपका अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हमको क्या करना है, जानना है। तो अभी हम जो हैबर विधि देखे हैं उस हैबर विधि में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है भाई, तो हैबर विधि में अगर हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर ली सतुल्य सिद्धांत के अनुसार ना, ताप बढ़ाने पर जो हमारा क्या होता है, अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है, आपका उत्पाद की मात्रा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर हमको जो है प्रोडक्ट के रूप में जो है कोई मान प्राप्त नहीं होता है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया से हमें जो है उत्पाद प्राप्त नहीं होता है, उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, यदि हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हैबर विधि है ये हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि हम इसको क्या करते हैं, ज़्यादा ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा ज़्यादा देने से क्या होता है, पहले से ऑलरेडी ऊष्माक्षेपी है और ऊष्मा देते हैं तो अमोनिया क्या हो जाता है, N2 और H2 में क्या हो जाता है, आपका विभक्त हो जाता है, टूट जाता है और हमको उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। तो इस हैबर विधि में जो हमारा क्या होता है, अगर ली सतुल्य सिद्धांत के अनुसार देखते हैं तो इस अभिक्रिया को अगर हम क्या करते हैं, चूँकि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में अगर हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो हमको जो है प्रोडक्ट के रूप में कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऊष्माक्षेपी है और अगर इसको ज़्यादा ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने से क्या होता है, अमोनिया टूट करके N2 और 3H2 में बदल जाता है और हमको उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। अतः इस अभिक्रिया के लिए ताप को क्या करते हैं, हम लोग कम रखते हैं। किसको कम रखते हैं, ताप जो है कम रखा जाता है। तो आप बोल सकते हैं हैबर विधि में जो भी हमारा क्या होता है, हमारा जो ताप जो होता है उस ताप को हम कम रखते हैं, क्योंकि ताप कम रखने का कारण ये है क्योंकि यह अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। यदि इसमें हम क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया जो है रिवर्सिबल चला जाता है और हमको जो है प्रोडक्ट के रूप में कुछ नहीं प्राप्त होता है। इसलिए ली सतुल्य सिद्धांत के अनुसार हैबर विधि में जो क्या होता है, हमारा जो है ताप को क्या किया जाता है, कम रखा जाता है। मतलब ताप जो है कम रख करके हम इस अभिक्रिया से क्या कर सकते हैं, उत्पाद जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जो है दाब की बात करें तो यहाँ पर N2 प्लस क्या होता है, हमारा जो 3H2 होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जितना क्या ले रहे हैं, आप अभिकारक ले रहे हैं उतना आपको उत्पाद जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, यहाँ पर जो है दाब को क्या रखा जाता है, उच्च रखा जाता है। दाब को क्या रखते हैं, उच्च रखते हैं। तो यहाँ पर दाब क्या होता है भाई, आपका उच्च होता है। दाब क्या होता है, हमारा उच्च होता है। क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया अभिकारक जितना भाग ले रहा है उतना आपको उत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः ली सतुल्य सिद्धांत के अनुसार हैबर विधि में जो है उच्च दाब की आवश्यकता होता है, क्योंकि उच्च दाब करने से अभिकारक जो होता है उत्पाद में क्या हो जाता है, आसानी से परिवर्तित होकर के उसकी मात्रा को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। अतः हैबर विधि में ली सतुल्य सिद्धांत के अनुसार दाब क्या रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है या ज़्यादा होता है, जबकि ताप क्या होता है, कम होता है। सांद्रण का प्रभाव तो पड़ता ही है भाई। सांद्रण आप जितना ज़्यादा
अब लेंगे नाइट्रोजन लेंगे, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन लेंगे उत्पाद उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप तो पहले जानते हैं कि सांद्रता जितना ज़्यादा होगा अभिकारक उत्पाद उतना ही आपको ज़्यादा क्या होगा प्राप्त होगा। तो ये 3 पॉइंट है, ये आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। चाहेंगे तो आप जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति को भी क्या कर सकते हैं यहाँ से लिख सकते हैं। किसको ले सकते हैं? उत्प्रेरक की उपस्थिति को भी ले सकते हैं। उत्प्रेरक की क्या है हमारा उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति का मतलब ये होता है चूँकि हमारा हैबर विधि जो है कम ताप पर हो रहा है, क्योंकि हैबर विधि क्या है कम ताप पर हो रहा है और कम ताप पर अभिक्रिया बड़ा धीमा हो जाता है। अतः वहाँ पर क्या लगा दिया जाता है? उत्प्रेरक लगा दिया जाता है जो उस अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अतः हैबर विधि में उत्प्रेरक का भी क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। कोई क्वेश्चन करेगा हैबर विधि में हम उत्प्रेरक का उपयोग क्यों करते हैं, तो हम जानते हैं कि हैबर विधि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, इसलिए अभिक्रिया को चलाने के लिए कम ताप की आवश्यकता होता है और चूंकि कम ताप पर अभिक्रिया बड़ा ही धीमा गति से चलता है, अतः गति को बढ़ाने के लिए उसमें उत्प्रेरक का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इस तरीक़े से रासायनिक साम्यों में जो है आपका जो लिस हथेलिया का अनुप्रयोग है उसको बताया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया हमारा हैबर विधि, और इस हैबर विधि में ताप क्या रखना चाहिए, दाब क्या रखना चाहिए, उत्प्रेरक क्या रखना चाहिए, उसकी स्थिति को बता दिए कि इसी अभिक्रिया के लिए ताप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दाब क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और ताप कम हो रहा है इसलिए अभिक्रिया धीमा चल रहा है, अतः इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति भी क्या होता है? अनिवार्य होता है। और ये कौन बताता है हमको? लिस हथेलिया सिद्धांत बताता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? उसको बता सकते हैं। आगे आपका दिया है आपका दैनिक जीवन में लिस हथेलिया सिद्धांत के अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन मतलब डेली लाइफ में जो है हमारा लिस हथेलिया सिद्धांत का क्या अनुप्रयोग है उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर कुछ अनुप्रयोग दिया गया है भाई, निम्न अनुप्रयोग है, हम लोग लिख सकते हैं। निम्न क्या है हमारा? अनुप्रयोग है। निम्न अनुप्रयोग है। ठीक है, तो कौन कौन से अनुप्रयोग है उसको हमको देखना है। पहला होता है हमारा आर्द्र दिनों में पसीना अधिक आता है। आर्द्र दिन मतलब क्या होता है? गर्मी के दिन में बोल सकते हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों में क्या होता है? आपका पसीना बहुत आता है। क्यों? तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो अंदर हमारे त्वचा में जो क्या होता है? जो जल रहता है, और हमारे जो है वायुमंडल में जो क्या होता है? हमारा जो जल रहता है, उन दोनों के मध्य क्या होता है? साम्यावस्था क्या होता है? पाया जाता है। हम बोल सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जो क्या होता है? जो जल होता है, और हमारे जो त्वचा में जो जल होता है वो दोनों किस अवस्था में रहता है? साम्य अवस्था में रहता है। और चूँकि गर्मी के दिनों में क्या होता है? हमारा जो वायु होता है उसमें जो जल की जो मात्रा होता है या जो जल होता है वो जल वाष्प के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। और चूँकि हमारे त्वचा और उस जल वाष्प के बीच में क्या होता है? साम्यावस्था रहता है, जिससे हमारे शरीर के जो क्या होता है? जो जल होता है वो जल वाष्पीकृत नहीं हो पाता है और हमको ज़्यादा पसीना क्या होता है? आने लगता है। यही होता है हमारा मेन रीजन। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, वायुमंडल में उपस्थित उपस्थित जल और हमारे शरीर में उपस्थित जल, हमारे शरीर में उपस्थित जल के मध्य साम्यावस्था होती है। साम्यावस्था होती है। गर्मी के दिनों में वायु के साथ जल वाष्प के रूप में रहती हैं, है ना। वायु के साथ जल वाष्प के रूप में होती हैं, जिससे हमारे शरीर के जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाती है। है ना, हो पाती हैं।
वाष्पीकरण नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, जिससे शरीर में अधिक पसीना आती है, अधिक पसीना आती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो भी हमारा वायुमंडल में जो जल रहता है वो जल और हमारे शरीर में जो जल रहता है वो दोनों साम्य अवस्था में पाया जाता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि एक हमारा जल वाष्प होगा, फिर जल उधर जल वाष्प है, वो गैस है, तो इधर द्रव है, तो ये द्रव क्या होगा, चेंज होते रहता है। ठीक है, मतलब जल से जल वाष्प, फिर जल वाष्प से जल, फिर जल से जल वाष्प, जल वाष्प से जल, इस प्रकार से क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। मतलब जल से क्या होते रहता है, जल वाष्प, और जल वाष्प से क्या होते रहता है, आपका जल, जैसा चेंज होता है हमारा, जल से क्या बनेगा, जल वाष्प। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो क्या होता है, हमारा जो जल होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर जल वाष्प क्या होता है, जल में परिवर्तित हो जाता है, फिर जल जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जो जल होता है और हमारे शरीर के अंदर का जो जल होता है वो दोनों साम्य अवस्था में रहता है। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो जल रहता है वो किस में बदल जाता है, हमारा जल वाष्प में बदल जाता है, और जल वाष्प में बदल जाता है, जिससे हमारे शरीर का जो जल होता है वो जल है ना, जो है आपका यहीं पर क्या हो जाता है, आपका रुक जाता है, क्योंकि जल वाष्प ऑलरेडी उसमें ज़्यादा हो गया, जल वाष्प की मात्रा, तो हमारा शरीर के अंदर में जो जल रहता है वो जल वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता है, मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या है, हमारा ज़्यादा है। और इस वजह से हमारे शरीर का जो जल है वो जल वाष्प में परिवर्तित ना होने की वजह से यहीं पर क्या हो जाता है, आपको पसीना के रूप में दिखाई देता है। इसलिए हमको गर्मी के दिनों में क्या होता है, हमको जो है ज़्यादा क्या होता है, पसीना आता है, क्योंकि रोटेशन चलना जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ जल रहता है, तो फिर जल से जल वाष्प, जल वाष्प से जल, जल वाष्प से जल, इस प्रकार से बनता रहता है। जैसे आप देखें है ना कि हमारा क्या होता है, एक बर्फ़ का क्या है, सिली है, ये बर्फ़ का सिली है, बड़ा जो आपने देखा होगा बर्फ़ का सिली होता है। यदि हमको क्या करते हैं, बोरा से इसको क्या कर देते हैं, ढक देते हैं, बोरा आपने देखा होगा, बोरा से ढक देते हैं, तो इसमें दो प्रक्रिया चलता रहता है, बर्फ़ से पानी भी बनता रहता है, पानी से बर्फ़ भी बनता रहता है, बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ बनता है, ये दोनों प्रक्रिया होते रहता है। क्यों कि एक जो है बर्फ़ बनता है, फिर पानी, और पानी बनता है, फिर बर्फ़, तो दोनों प्रक्रिया चलता रहता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, जब एक ठंडी दिन होता है तो बाहर में भी क्या होता है, जल होता है, हमारे शरीर में भी जल होता है। तो इस प्रकार से शरीर का जल जो है जल वाष्प में, और फिर बाहर का जो जल है वो हमारा जल जो है वायुमंडल का जो जल वाष्प होता है वो जल में, और हमारे शरीर का जो जल है वो जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, हमारे अंदर के शरीर में जो पानी रहता है, लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है, आपका वायुमंडल में भी क्या हो जाता है, हमारा जो जल होता है वो जल वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारे शरीर का जो क्या होता है, जो जल होता है वो जल वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि वहीं पर पसीना के रूप में क्या होता है, हमारा जो है दिखाई देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में हमको ज़्यादा पसीना आता है, ये हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर लिखते हैं, वो दिया है आपका, मिठाई से दांत को खतरा होना। मिठाई खाने से दांत को खतरा होता है। आप जानते हैं हमारे जो दांत होता है, हमारा जो क्या होता है, जो दांत होता है उसमें ये जो ऊपर एक एनामेल होता है, क्या होता है हमारा, एनामेल, एनामेल, ये हमारा दांत के ऊपर क्या होता है, एनामेल होता है। ये सफ़ेद रंग का आपको दिख रहा है, तो हमारे दांत के ऊपर क्या होता है, एनामेल होता है। और ये जो एनामेल होता है ये हमारा कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का क्या होता है, हमारा एक बना होता है। तो हमारा जो दांत होता है, दांत के ऊपर में क्या होता है, एनामेल होता है, और एनामेल का रासायनिक संगठन क्या होता है, हमारा कैल्शियम फास्फेट हाइड्रोक्साइड होता है। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा हो गया दांत, हो गया दांत में क्या होता है, एनामेल होता है, और एनामेल में क्या पाया जाता है, हमारा कैल्शियम फास्फेट हाइड्रोक्साइड क्या होता है, पाया जाता है। और ये जो कैल्शियम फास्फेट जो हाइड्रेट होता है, ये अगर यहाँ टूट जाता है, ये Ca5, और ये हो जाएगा आपका PO4, और ये कितना हो जाता है हमारा, यहाँ से हम लोग करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाता है, और ये OH हो जाता है। जब ये क्या होता है, हमारा टूटता है, विखनिजीकरण बोलते हैं, विखनिजीकरण, विखनिजीकरण की अगर हम बात करें तो ये टूट करके क्या देता है, कैल्शियम 2+ चार्ज 5 है तो लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या होता है हमारा PO4, ये हमारा क्या होता है, हमारा PO4, ये हमारा PO4 होता है, 3 बार दिया है तो इसको 3+ करते हैं, और OH क्या होता है, माइनस में टूटता है। तो जब क्या होता है, हमारा ये जो एनामेल होता है उसका विखनिजीकरण होता है, तो ये कैल्शियम आयन,
फास्फेट आयन और ये क्या होता है OH आयन में टूटता है। और ये तब की स्थिति में टूटता है जब हम क्या करते हैं, कोई मीठा चीज़ खाते हैं तो मीठा चीज़ होता है ना, उससे हमको H+ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? H+ प्राप्त होता है। और ये जो H+ होता है वो हमारा NML के क्या होता है, हमारा OH के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। और क्रिया करके क्या बना लेता है, आपका H2 का निर्माण कर लेता है। और उस स्थिति में हमारा जो क्या होता है, आपका जो कैल्शियम फास्फेट होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, उनका क्षय होने लगता है, मतलब NML का क्षय होने लगता है। और दांत उस स्थिति में क्या होता है, क्षय होते जाता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं, तो पुनः क्या होता है, हमारा ये जो हमारा OH होता है वो फिर से क्या हो जाता है, जबकि पुनः अगर क्या करते हैं, दवाई वही खाते हैं या जो भी करते हैं, तो पुनः क्या होता है, आपका विखनिजीकरण हो जाता है। और पुनः खनिजीकरण होने से पुनः हमको क्या हो जाता है, एनामेल क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है। या इस प्रकार से हमको फिर से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही वजह है कि मिठाई खाने से क्या होता है, आपका दांत खराब होता है। तो आप लिख सकते हैं मिठाई खाने से दांत खराब होता है, क्यों, ऐसा क्वेश्चन आए तो बताना कि हमारा जो क्या होता है, जो दांत होता है वो दांत क्या होता है, दांत के ऊपर में एनामेल पाया जाता है। और इस एनामेल का रासायनिक संगठन क्या होता है, हमारा कैल्शियम फास्फेट हाइड्रोक्साइड होता है। जब हम क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं, तो मिठाई से क्या प्राप्त होता है, हमारा ये हमारा H+ आयन प्राप्त होता है, जो एनामेल के OH के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, H2O का निर्माण करता है, जिससे हमारा दांत क्या हो जाता है, आपका क्षय होता जाता है। लेकिन अगर हम मिठाई खाना क्या करते हैं, अगर बंद कर देते हैं, तो उस स्थिति में पुनः क्या हो जाता है, हमारा जो टूटा हुआ हमारा क्या होता है, जो आयन होता है, फिर से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है और एनामेल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हमारा कितना अनुप्रयोग हो गया, 2 अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग और होता है कि कपड़ों को हिलाते रहने से क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उसको भी, कपड़े को है ना वायु में हिलाते रहने से, वायु में हिलाते रहने से, हिलाते रहने से वह सूख जाता है। वह क्या हो जाता है, हमारा सूख जाता है, सूख जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वायु को अगर हम कपड़े में इस प्रकार से क्या करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, तो सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो वायु आता है उसका जो क्या होता है, गति होता है, वो क्या होता है, हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसे ही क्या होता है, हमारा वो कपड़ा से क्या होता है, आपका टकराता है, और कपड़ा से टकराता है तो उसमें जो जल रहता है, उस जल को लेकर के वो क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। जिसके वजह से क्या होता है, चूँकि आप जानते हैं कि वायुमंडल जो होता है, उस वायुमंडल में क्या होता है, हमारा जल वाष्प होता है। वायुमंडल में क्या होता है भाई, जल वाष्प होता है, आपको पता है ना। गर्मी भाई, अब ठंडी दिन में कपड़ा कम सूखता है, गर्मी दिन में ज़्यादा सूखता है। ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडल में क्या होता है, जल वाष्प होता है, जल वाष्प होता है। वायुमंडल में क्या होता है, हमारा जल वाष्प होता है। तो जब हम क्या करते हैं, कपड़े को इस प्रकार से वायु में क्या करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, तो वायुमंडल का जो जल वाष्प आता है, जिसका गति क्या होता है, हमारा बहुत तेज़ी से तेज होता है, वो आता है और कपड़े के जो क्या होता है, हमारा जो जल होता है उसको अपने साथ क्या हो जाता है, ले जाता है। जिसके वजह से क्या हो जाता है, हमारा जल वाष्प क्या हो जाता है, जल में परिवर्तित हो जाता है। जिसके वजह से वायुमंडल में क्या हो जाता है, जल वाष्प की कमी हो जाता है, और कपड़े का जल फिर से क्या हो जाता है, जल वाष्प में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इस कारण थोड़ा देर के पश्चात क्या हो जाता है, आपका कपड़ा सूख जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो है कपड़ा है। अब इस कपड़ा में क्या है, हमारा जल है, कपड़ा में क्या है, हमारा जल है। अभी हमारा क्या होता है, आपका जो हमारा वायु होता है, जिसका हमारा क्या होता है, जो रफ्तार होता है, वो रफ्तार क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कपड़े पर जैसे ही आता है और जल को अपने साथ क्या हो जाता है, ले जाता है। अब जल को ले जाता है मतलब वो क्या हो जाता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा कपड़े का जो जल था उसको वायु अपने साथ क्या हो गया, ले गया। उस स्थिति में इधर क्या हो जाता है, आपका जो जल वाष्प की कमी की वजह से कपड़े का जल होता है, वो पुनः क्या हो जाता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरीक़ा से प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। कहने का मतलब ये है कि वायु आया तीव्र गति से, कपड़े का जल को मिला करके क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है, जिससे वायुमंडल में जल वाष्प की कमी हो जाता है, जिससे कपड़े का जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरीक़ा से वो कपड़ा थोड़ा देर में क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो इस तरीक़ा से दैनिक जीवन में जो हमारा ली सतेलिया का जो सिद्धांत है, उसको जो है क्या उपयोग है, उसको हम बता सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका ली सतेलिया सिद्धांत से रिलेटेड। और अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग जो है आगे क्या पढ़ेंगे, आयनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास अभी फ़िलहाल इतना ही क्या करते हैं, में ख़त्म करते हैं।